नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपका प्रतिज्ञा क्लास है जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाजिर है हम आपके लिए नई भर्ती EMRS PET 2025 की भर्ती, जिसमें आपके पास में एक सिलेबस होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके पाठ्यक्रम की परिचर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सारे लोग इस भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, आपको पता भी होगा भर्ती कौन सी आपके पास में EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसमें PET फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी आई है। लगभग 472 पोस्टें हैं, अच्छी खासी पोस्टें हैं, अच्छी खासी लेवल की जॉब है आपके पास में। तो इसमें एक सिलेबस है आपके पास में टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑलरेडी आप बनने तो टीचर ही जा रहे हो, आप चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर बनो चाहे नॉर्मल से टीचर बनो। एक टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, बच्चों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही हम इसमें जांचेंगे और यही हम इसमें पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हमें हमारे सिलेबस में आता क्या क्या, पूछा क्या क्या जाएंगे, हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो भी तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी भर्ती की जानकारी देते चलता हूँ, फिर हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। सबसे पहले भर्ती कौन सी आपके पास में EMRS PET 2025 की भर्ती है। अब इसमें देखो नॉर्मल सी बात है, एग्जाम कौन सी बॉडी करवाएगा आपको पता होना चाहिए। एग्जाम करवाएगी आपके पास में NESTS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है। ये बॉडी आपके पास में एग्जाम करवाएगी। स्कूल कौन सी मिलेगी, जिस प्रकार नवोदय वगैरह स्कूल मिलती हैं उसी प्रकार इसमें कौन सी स्कूल है, इसमें आपके पास में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। पोस्ट कितनी आपके, पोस्ट कौन सी आपके पास में फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है। जिस प्रकार किसी टीचर की कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले की होती हैं, जिसको आप PTA बोल सकते हो या PET बोल सकते हो, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर जो खेल कूद वगैरह करवाते हैं गाँव में, वही आपके पास में इस टीचर की पोस्ट है। वैकेंसी कितनी है, 472 वैकेंसी है। सैलरी क्या मिलेगी आपके पास में, लेवल 6 की जॉब है, तो आप सीधे सीधे मान के चल सकते हो 35,400 से 1,12,400 रुपये तक की आपके पास में अच्छी खासी सैलरी है। प्रोसेस क्या है इसमें, 2 टीयर में एग्जाम होता है। पहला टीयर क्वालिफाइंग होगा, दूसरा टीयर आपके पास में सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले टीयर को तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप दूसरे टीयर में जा सकते हो। अब देखो कुछ और चीज़ें में आप क्या देखोगे कि पार्ट फर्स्ट में आपके पूछा क्या जाएगा। पार्ट फर्स्ट में आपके पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस। कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास में, 10 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के होंगे भाई, 10 नंबर के होंगे। वैसे ही आपके पास में पार्ट सेकंड आएगा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन। कितने नंबर होंगे, 15 नंबर के। नॉलेज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। अब आपके पास में सब्जेक्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। ये सब्जेक्ट मैं करूंगा आपके पास में। इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। देखो मेजर रोल है, बाकी वाले 10-15 आ रहे हैं, इसमें 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। अगर आपके पास में टोटल नंबर 130 का क्वेश्चन पेपर बन रहा है, उसमें से 30 क्वेश्चन सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड लेके आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका पोर्शन मेजर है, मेजर रोल प्ले करेगा आपके पास में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है ही नहीं, आपको थोड़ी सी समझ डेवलप करनी है। एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, अच्छा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रोल कैसा होना चाहिए, अच्छी शिक्षण विद्या कौन सी होनी चाहिए, आपको इतना सा पता था, आप आराम से पेपर कर जाओगे। थोड़े से बेसिक सेंस की ज़रूरत है। अब फिर आपके पास में डोमेन नॉलेज है, ये आपके पास में 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। और ये आपके पास में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पूछी जाएगी। लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी किस में है वो आप देख लेना। इसमें भी आपके पास में 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क के होंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलो, आगे चलते उससे पहले आप एक चीज़ देख लो कि अगर आपको हमारे साथ मिलकर के तैयारी करनी है, पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स जो पहले 2,999 का था, अब हमने घटा करके उसकी रेट कर ली है 1,999। जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी HD क्वालिटी में कंटेंट मिलेगा, सारी क्लासेज स्टूडियो से रिकॉर्डेड, PYQ मॉडल पेपर, रिकॉर्डेड क्लासेज, क्विज टेस्ट, नोट, सब कुछ इसमें मिलेगा। एग्जाम निकालने तक हम साथ रहेंगे आपके पास में, ठीक है। अच्छे से आपकी तैयारी को लोहे की तरह करवा लेंगे। अब देखो कुछ चीज़ें और, ड्यूरेशन क्या रहेगी भाई, आपके पास में 130 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आपके पास में मैथ है नहीं, सिर्फ रीजनिंग है, वो भी 15 क्वेश्चन की। तो आपके पास में ज़्यादा घबराने की नीड है ही नहीं, 120 मिनट में आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.33। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ये मेजर रोल प्ले करेगी। एक्यूरेसी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हम क्या करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि हमने ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग कर लिए, तो एक्यूरेसी के चक्कर में हमारे क्वेश्चन मार्क्स ही नेगेटिव में आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वो आपको जो ज़्यादा आता है। एक्यूरेसी का मेजर रोल रहेगा, एक्यूरेसी का ध्यान रखना आपको। ये कब ध्यान रख पाओगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा नहीं यार ये जो मेरे को लग रहा है ना क्वेश्चन, ये आ रहा नहीं आ रहा। जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा, वरना पहली बार में तो आपको तुक्के वाला क्वेश्चन सही लगेगा, आपको वैसा नहीं करना, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें और देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके पास में पूरा का पूरा आपका क्या है, सिलेबस है। यही आपके पास में 7 टॉपिक है। अब देखो इस 7 टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहले टीचिंग नेचर, टीचिंग का नेचर कैसा होता है। टीचिंग हम पढ़ाते हैं किसी को, तो टीचिंग होनी कैसी चाहिए, बच्चे में क्या डेवलप करना चाहिए। टीचिंग सरल भाषा से होनी चाहिए, कठिन भाषा से होनी चाहिए, बच्चों में क्या क्या प्रभाव आने चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक किसके? टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम शिक्षण करवा रहे हैं उसके क्या क्या आपके पास में विशेषताएं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, हम टीचिंग करवा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव टीचिंग कैसी? क्या मजे करवाने के लिए करवा रहे हैं? वो तो नहीं करवा रहे, मजे साथ में हो रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट, आप टीचिंग करवा रहे हैं, टीचिंग की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी, आपने बीएड वगैरह करनी होगी, आपके पास कुछ डिग्री होगी, वो भी चीज़ें मतलब रखती हैं, ठीक है। फिर आपके पास में लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप टीचिंग करवा रहे हैं तो सामने कोई सीखने वाला भी तो होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, उसका मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, उसकी सीखने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो भी चीज़ें मैटर करती हैं, वो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कौन कौन से फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्टेड करते हैं? एनवायरनमेंट कैसा है, सीखने की प्रवृत्ति कैसी है, बच्चे की मानसिक हालत कैसी है, टीचर को नॉलेज कैसा सब्जेक्ट का, टीचर का जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी, वो सारी चीज़ें भी क्या करती है आपके पास में अफेक्टेड करती हैं। करिकुलम कैसा आपके पास में, जो सब्जेक्ट है उसकी लैंग्वेज कैसी है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है आपके पास में मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड कौन कौन से, क्या टीचर सेंट्रिक हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक हैं, आपके पास में कम्युनिकेटिव है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर टीचिंग एड्स, टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें सहायता कर सकती हैं। अगर हम चार्ट बना के लेके चले गए, टेबल बना के लिए हमने, फॉर्मूले बना लिए, वीडियो पीपीटी से समझा दिया हमने किसी वीडियो के माध्यम से समझा दिया, ऑडियो के माध्यम से समझा दिया, वो सारी किस में आएगी? टीचिंग एड्स में आएगी। और इवोल्यूशन प्रोसेस, बच्चों ने कितना सीखा, हमने जो पढ़ाया वो भी तो जांचना पड़ेगा, वो सारे सिस्टम किस में आएंगे आपके पास में? इवोल्यूशन सिस्टम में। थोड़ा थोड़ा और डिटेल में देख पाते हैं। फिर हम जब अलग से सिलेबस पूरा करेंगे तब आपको अलग से एक एक टॉपिक को आराम से समझाया जाएगा, ठीक है। टीचिंग नेचर में हम क्या समझेंगे आपके पास में? सिंपल साइड टीचिंग नेचर है वो कैसा होना चाहिए आपके पास में? ट्राइपोलर होता है, आपको भी बताएं, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट, एक होता है आपके पास में करिकुलम, जिसको हम मान सकते हैं सोसाइटी भी मान सकते हैं, ठीक है। जब टीचर और स्टूडेंट मिलकर के किस पर अंतक्रिया करता है आपके पास में? समाज पर करते हैं, पाठ्यक्रम पर करते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव प्रोसेस, टीचिंग हमेशा कैसा होना चाहिए? इंटरेक्टिव होना चाहिए, वन डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये आपके पास में टीचिंग नहीं हुई। क्यों? ये आपके पास में वन डायरेक्शनल हो नहीं, टीचिंग होनी चाहिए बाई डायरेक्शनल। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हो, जो आपको डाउट आ रहे हैं वो आप मेरे को पूछ रहे हो, हमेशा इंटरेक्टिव टीचिंग होगी, वही आपके पास में इफेक्टिव होगी। टीचिंग एक आर्ट भी है, टीचिंग एक साइंस भी है। कैसे? टीचिंग में हम कम्युनिकेट करते हैं बात को, टीचिंग में हम किसी को समझाते हैं किसी बात को, तो ये कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना, ये समझाना, ये एक आर्ट है। साइंस कैसे हो गया? अगर कोई स्टूडेंट सीख रहा है, वो धीमी गति से सीख रहा है, किसी का सीखने की गति अच्छी है, किसी को सीखने के लिए अलग फॉर्मूले की नीड पड़ रही है, तो हमें उस चीज़ को पता करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड से समझाना पड़ेगा, तभी आपको। कुछ हार्ड चीज़ें होती हैं, हम साइंटिफिक मेथड से उसको ईजी करके समझाते हैं, कुछ किसी फॉर्मूले से समझाते हैं, किसी बेसिक बेस से समझाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? टीचिंग एक आर्ट भी है, टीचिंग एक साइंस भी है। गोल ओरिएंटेड, टीचिंग का हमेशा कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा कुछ ना कुछ, बिना ऑब्जेक्टिव की टीचिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जब कोई टीचर टीचिंग करवाता है तो बच्चों में कुछ ना कुछ दिक्कतें पता करता है। कोई स्टूडेंट धीमी गति से सीख रहा है तो क्या हो सकता है? वो स्लो है। कोई अच्छी स्पीड से सीख रहा है, हो सकता है उसका दिमाग है जो ऑलरेडी पहले से परिपक्व है, या फिर वो सीखने के लिए, तो ये उसको चीज़ें डायग्नोस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में रिमेडियल, अगर वो चीज़ें उसने डायग्नोस्ट कर ली हैं, पता लगा लिया है, तो उसका आपको इलाज करना हो। अगर कोई धीमी गति से सीख रहा है तो आपको नई मेथड लानी पड़ेगी, उस बच्चे को अलग तरीके से सिखाना पड़ेगा। अगर कुछ बच्चे हैं जिनको हमारी लैंग्वेज से दिक्कत हो रही है तो अलग लैंग्वेज से सिखाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको इस प्रोसेस से नहीं समझ आ रहा, तो दूसरा प्रोसेस लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? ये डायग्नोस्टिक भी है और ये रेमेडियल भी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? टीचिंग की। क्या क्या है आपके पास में? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग कोई 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, टीचिंग और लर्निंग दोनों हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं। जब तक हम सीखेंगे, जब तक हम जिएंगे, तब तक हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, दोनों चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। एडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, टीचिंग में टीचर को स्टूडेंट के अनुसार खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। टीचर ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मेरे अनुसार स्टूडेंट्स को अडेप्ट होना पड़ेगा, नहीं। अगर स्टूडेंट स्लो सीख रहे हैं, टीचर को स्लो समझाना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो टीचर को बेसिक से चीज़ें समझानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? टीचर को अडेप्ट करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। अगली चीज़ें फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो हम चीज़ें घर पे सीखते हैं, जो हम चीज़ें समाज में सीखते हैं, जो हम चीज़ें किसी बड़े बुजुर्ग से सीखते हैं, वो हमारी होती हैं आपके पास में इनफॉर्मल टीचिंग। जो हम चीज़ें स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, वो हमारी कौन सी टीचिंग हो जाएगी आपके पास में? फॉर्मल टीचिंग हो जाएगी।
प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, हम कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, असाइनमेंट जमा करवाते हैं, टीचिंग एग्जाम देते हैं, वो सारे कौन से टीचिंग हो जाएगी आपके पास में, प्रोफेशनल एक्टिविटीज। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, टीचिंग का मेन उद्देश्य ये होता है व्यवहार में परिवर्तन हमेशा गुणात्मक दृष्टि से। कैसे? आप टीचिंग करवा रहे हो और बच्चा सेम का सेम रह रहा है, तो आपकी टीचिंग का कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। आपने टीचिंग करवाई, बच्चे के व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन हुआ, उसने चीज़ों को नई नज़रिए से देखना सीखा, उसने समझना सीखा, उसके व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, तो वही हमेशा टीचिंग का आपके पास में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ चीज़ें और देखो, अगला आपके पास में ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है आपके पास में? डिजायर्ड चेंजेज इन बिहेवियर, अभी जस्ट मैंने बताया था। टीचिंग का मेन ही भी ऑब्जेक्टिव ये होता कि बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन करना उनके व्यवहार में। तभी तो उसने, अगर हमने किसी को कुछ सिखाया है, वो सीखेगा तो वो किस में परिवर्तित होकर परिलक्षित होगा? उसके व्यवहार से ही तो होगा, वरना पता क्या चलेगा? ठीक है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, बच्चा कुछ नॉलेज एक्विजिशन कर रहा है, स्किल एक्विजिशन कर रहा है, ये हमारा प्रमुख क्या होना चाहिए आपके पास में? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट, कभी भी डेवलपमेंट वन डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। होलिस्टिक कैसे? उसके व्यवहार में भी होना चाहिए, उसकी सोच में भी होना चाहिए, वो घर जाए तो घर के व्यवहार में भी होना चाहिए। नहीं, टीचिंग सिर्फ ये नहीं हो सकती उसको मैथ के पहाड़े याद है, उसको मैथ के फॉर्मूले याद है, नहीं। टीचिंग बच्चे के व्यवहार, बच्चे की सोच, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों दृष्टि से आपके पास में क्या होना चाहिए? उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपने टीचिंग अच्छे से करवाई है तो बच्चा क्रिटिकली थिंक करेगा, सोचेगा, किसी चीज़ के बारे में क्रिटिकली सोचेगा, और हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम काफ़ी बार क्या करते हैं, कोई चीज़ को रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जब हमारे पास में नई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते समय हम ठप हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने टीचिंग भी ऐसी की रटी। अगर हम टीचिंग वैसी करेंगे इनोवेटिव टाइप की, तो जब नई प्रॉब्लम आएगी तो हम खुद दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे कर पाते हैं। ठीक है। इफेक्टिव सोशल मेंबर, टीचिंग का एक मेन मोटिव ये भी होता है कि एक सोसाइटी में बच्चा कैसे एडजस्ट हो पाए, एक सोशल मेंबर कैसे बन जाए, एक सिटीजन कैसे बन जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफेक्टिव सोशल मेंबर कैसे बना जाए। ठीक है। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है आपके पास में? टीचर अच्छा होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसको खुद को सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसको सोसाइटी का पता होना चाहिए, उसको बच्चों की कमजोरी और स्ट्रांगनेस का पता होना चाहिए। ये सारे आपके पास में क्या हो जाएंगे? रिक्वायरमेंट्स। फिर देखो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो हो गई टीचर के। अब लर्नर के क्या होना चाहिए आपके पास में? एकेडमिक, बच्चा एकेडमिकली उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसको प्रायर नॉलेज कैसा है, वो सीखने में किस में ज़्यादा रुचि करें, विजुअल दृष्टि से वो पढ़ने में ज़्यादा रुचि करें, वो हाथ से करके सीखने में ज़्यादा रुचि करें, या उसको सिर्फ सुनने में ज़्यादा। देखो एकेडमिक में आपके पास में सीधा सीधा उसको पहले का नॉलेज कितना है, क्या वो प्रैक्टिकल करके ज़्यादा सीखता है या वो सिर्फ पढ़ करके ज़्यादा सीखता है, ये सारी चीज़ें आपके पास में किस में आ जाएगी? एकेडमिक में आ जाएगी। पर्सनल में क्या आ जाएगी? बच्चे का मोटिवेशन कैसा, खुद का, बच्चा खुद किताब पढ़ना चाहता है, बच्चे का खुद का मोटिवेशन कैसा है, बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी है, बच्चा सीखने में स्लो तो नहीं है, बच्चा सीखने में फास्ट नहीं है, उसकी मेंटल पोजीशन, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल स्टेट क्या है। ठीक है। सोशल और इमोशनल, बच्चे के घर की पारिवारिक स्थिति क्या है, बच्चे की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, बच्चे के घर का माहौल कैसा है, बच्चा जहाँ रह रहा है वहाँ आसपास शिक्षा का स्तर कैसा है, सोसाइटी में जहाँ आसपास रह रहा है वहाँ के लोगों का सोचने का तरीका कैसा, वो भी तो टीचिंग को अफेक्ट करेगा। ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में? सोशल और इमोशनल। बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या उसके पास में कुछ पास्ट में बचपन में कुछ ट्रॉमा तो नहीं हो रखा है, वो सारी चीज़ें भी क्या करेगी आपके पास में? लर्निंग को अफेक्ट करेगी। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कुछ फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से होंगे आपके पास? टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचर के रिलेटेड फैक्टर होते हैं, कौन कौन से भाई? टीचर प्रोफिशिएंट कितना है, टीचर का एटीट्यूड कैसा है, टीचर बच्चों के साथ रिलेशन बैठा पाता है नहीं बैठा पाता, टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन कैसा है, क्या टीचर बच्चों की प्रॉब्लम को समझ पाता है, क्या टीचर फ्लेक्सिबल हैं खुद को बच्चों के अनुसार ढालने के लिए। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, लर्नर के रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से? लर्नर सीखने में कैसा है, लर्नर की मेंटल हेल्थ कैसी है, लर्नर का पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, लर्नर का प्रायर नॉलेज क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, क्लासरूम कैसा है, क्लासरूम में सुविधाएं क्या क्या हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सीखने के लिए चीज़ें, चाहे ग्लोब हो, मानचित्र हो, पीपीटी हो, चार्ट हो, वो सारी प्रोवाइड करवाई जा रही है, नहीं करवाई जा रही, कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें किस में हो जाएगी आपके पास में? एनवायरमेंटल। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड कौन कौन से? टीचर सेंटर्ड मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड होता था वो टीचर सेंटर, टीचर डिसाइड करता था बच्चों को क्या पढ़ाना है, आज कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, बच्चों को किस वे से पढ़ाया जाएगा, वो बैठता था खुद पाठ पढ़ता था, बच्चे देखते थे, वही टीचर सेंटर, जिसमें टीचर सेंटर में आता था।
अभी कौन सा मेथड आ गया आपके पास में, लर्नर सेंटर मेथड। बच्चों को क्या समझना है, बच्चे बताते हैं कि हमें ये पढ़ना है, बच्चों को डाउट पूछने, बच्चों को सेंटर में रखकर, बच्चे अगर धीमा सीख रहे हैं तो धीमा पढ़ाना, बच्चे अगर तेज सीख रहे हैं तेज पढ़ाना, बच्चों को सीखने के लिए अलग मेथड चाहिए तो अलग मेथड से पढ़ाना है, बच्चों को सीखने के लिए कुछ क्रिएटिव तरीका चाहिए तो क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना, वो हमेशा होता है आपके पास में क्या, लर्नर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, अब देखो लास्ट आपके पास में हो जाता है टीचिंग एड्स। टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें सहायता करती हैं, प्लस इवोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, बच्चों को जो हमने सीखा है उसका वापस इवोल्यूशन भी तो करना। ठीक है, टीचिंग एड्स कौन कौन सी होगी आपके पास में, विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कौन सी होगी, चाहे हमने मानचित्र सिखा लिया, डायग्राम बना करके सिखा लिया, हमने कुछ पाई चार्ट बना करके सिखा लिया, ये सारी किस्में हो जाएगी आपके पास में, फोटो, डायग्राम, मानचित्र, पाई चार्ट, ये सारी हो गई विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स कौन कौन सी हो जाएगी, टेप रिकॉर्डर, वॉइस से सिखा दिया हमने, पॉडकास्ट से सिखा दिया हमने, वो सारी किस्में हो जाएगी ऑडियो एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स में क्या हो जाएगी आपके पास में, वीडियो से सिखा दिया, मूवी से सिखा दिया हमने, कोई यूट्यूब वीडियो से सिखा दिया, वो सारी किस्में हो जाएगी आपके पास में ऑडियो विजुअल में। टाइप ऑफ इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कौन सा होता है, जो हम सीखने के दौरान करते हैं, ड्यूरिंग सीखने के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग लर्निंग। ठीक है, और समेटिव इवोल्यूशन का पता, सीखने के बाद हमने पूरा सीख लिया, उसके बाद में अगर हम इवोल्यूशन करेंगे भी हमने कितना सीखा, वो किस में हो जाएगा आपके पास में, समेटिव इवोल्यूशन। कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, ये होता है आपके पास में CCE, बार बार इवोल्यूशन करना, बच्चे कितना सीख रहे हैं, आज हमने कितना पढ़ाया, बच्चे ने कितना सीखा, कल हमने कितना पढ़ाया, बच्चे ने कितना सीखा, कम सीख रहे हैं तो कारण क्या कम सीखने के, बच्चा अगर धीमा सीख रहा है तो धीमे सीखने के कारण क्या, ये सारे किस्म हो जाएंगे आपके पास में CCE में। ये आपके पास में 7 मेजर टॉपिक है। अच्छा सब्जेक्ट है, सीखने लायक सब्जेक्ट है, ज़्यादा हार्ड होगा नहीं आपके पास में। 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं, अच्छा खासा पोर्शन लेकर के चलता है। इसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज, देखो इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि अच्छा टीचर कैसा होता है, उसको स्टूडेंट के साथ में व्यवहार कैसा करना होता है। आप खुद सारे टीचर बन रहे हो तो आपको खुद को ये सोचना पड़ेगा कि आपको अच्छा से अच्छा टीचर कैसे बनना है, कैसा आपके पास में स्टूडेंट के साथ व्यवहार होना चाहिए। अगर आपको हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी है तो आप बैच ले लीजिए, अच्छे से हम तैयारी करेंगे, क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।